हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसके अंदर 19 से 20 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के आए थे। तो उसकी हम आज आंसर की देखने वाले हैं और इनको मैंने पेपर से अलग अलग जो कंबाइंड क्वेश्चन थे उनको एक जगह मर्ज किया है और इनकी व्याख्या स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसएसटी के अंदर सोशियोलॉजी में ये क्वेश्चन आया था कि टीके ओमान ने सांप्रदायिकता के किस आयाम का सुझाव नहीं दिया था। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ यह है कि इन्होंने जैसे ये सांप्रदायिकता के किस आयाम का सुझाव नहीं दिया है, तो ये नहीं पे आपको फोकस करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ भी हो जाती है, उससे अपने क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके अंदर जो टीके ओमान है, टीके ओमान साहब ने 6 सांप्रदायिकता के टाइप बताए थे। उसके अंदर पृथकवादिता आएगा, प्लायनवादिता आ गया, आत्म सात्कारणवादी आ गया, कल्याणकारी आ गया और पसगामी आ गया। तो ये 5-6 इनके 6 टाइप है, यह आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो इसके अंदर कौन सा नहीं था? गैर कल्याणकारी नहीं था दोस्तों। कल्याणकारी बताया था उन्होंने, गैर कल्याणकारी नहीं बताया था। और दोस्तों, जैसे पृथकतावादी होती है, वह होती है कि कोई भी जो जाति होती है वह क्या करती है, जैसे खुद से जैसे अलग अपना राष्ट्र के अंदर खुद का अलग नेशन बनाने की जो शक्ति रखती है, सोच रखती है, वह होती है पृथकतावादी। वो पृथक रहना चाहती है। जैसे दोस्तों, अपने पंजाब के अंदर जैसे खालिस्तान है, तो वह एक खालिस्तान आंदोलन है ना, वह एक नया राष्ट्र बनाने के लिए ही चल रहा है। तो वह पृथकतावादी इसका वो एग्जाम्पल है। दूसरा है दोस्तों प्लायनवादी। तो प्लायनवादी वह है दोस्तों, प्लायनवादी में वह जाति आती है जो जाति क्या करती है, राष्ट्र के अंदर ही रहती है, लेकिन देश के भीतर ही कोई दूसरा अपना खुद का जो धार्मिक की जाति का खुद का वो होता है संगठन, वह बनाना चाहती है। जैसे मुजफ्फरनगर में जैसे मुस्लिम और इनके बीच हुआ था, हिंदुओं के बीच हुआ था, तो वह अपनी धार्मिक प्रजाति का अलग अलग संगठन बनाना चाहती है। उसके बाद दोस्तों आत्म सात्कारणवादी वह होती है कि जैसे कोई दूसरी जाति प्रजाति है, वह किसी दूसरी उसको जैसे कोई बड़ी धार्मिक रिचुअल्स होते हैं किसी जाति प्रजाति के अंदर, तो उनको वो अपनी छोटी जो जाति प्रजाति होती है उसके अंदर अडेप्ट करती है, मतलब उसके अंदर वो आत्म सात्करण हो जाती है। बड़े धार्मिक ग्रुप के अंदर छोटा धार्मिक ग्रुप घुस जाता है। कैसे? जैसे सिख बुद्ध ये है, तो इनको लगभग लगभग वो अपन हिंदू के नाम से ही जानते हैं। ये आपको एग्जाम में याद रखना दोस्तों। तो इस टीके ओमान के सांप्रदायिकता के किस आयाम का सुझाव नहीं दिया है, इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा गैर कल्याणकारी। ये नहीं है, उन्होंने कल्याणकारी दिया था। ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों अपने सोशियोलॉजी का नहीं है ये वाला। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है दोस्तों, सबसे पहले भ्रष्टाचार निवारण स्वतंत्रता अपने देश आज़ाद हुआ था उस टाइम 1947 के अंदर बनाया था पहला, जो अपने ऑप्शन में नहीं है। ये मतलब ऑफिशियल नहीं था ये, लेकिन शुरुआत तो इसकी 1947 के अंदर हो गई थी दोस्तों। उसके बाद में 1988 के अंदर हमारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। और इसके अंदर अभी 2018 के अंदर उन्होंने संशोधन किया है, 2018 के अंदर संशोधन किया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और 2018 के अंदर यह संशोधन किया है दोस्तों कि 2018 के अंदर यह संशोधन किया गया है कि शायद उम्र के अंदर जैसे 7 साल या जो जेल होती है वह इसके अंदर बढ़ा दी गई है, आपराधिक सज़ा वो इसके अंदर बढ़ाई गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये जीके के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 1 दिसंबर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1 दिसंबर। ठीक है। उसके बाद में आगे दोस्तों, जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर जाति विवाह को और अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों यह सुझाव दिया था जीएस घुर्ये साहब ने। दोस्तों जीएस घुर्ये साहब जातिवाद के लिए, जातिवाद के अंदर इंटरकास्ट को वो बहुत, जातिवाद को मिटाने के लिए इंटरकास्ट को वो बहुत ही अच्छा पहलू बताते हैं। वो बोलते हैं कि इंटरकास्ट करने से जातिवाद खत्म होगी, और जातिवाद में इंटरकास्ट करने पे वो बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं।
तो दोस्तों बात तो जैसे एम एन श्रीवास्तव ने भी बोली, के एम कंपाड़िया ने भी बोल रखी है इंटरकास्ट, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया है। सबसे मेन इसके होंगे जी एस गुरुवे साहब जी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों अंतर्जातीय विवाह होती है, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो अगर लड़की एससी की हो, लड़का ओबीसी का हो, जनरल कास्ट का हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, 10 लाख रुपए मिलते हैं। ये सविताबाई बेन एक योजना है, उसके तहत मिलते हैं। ये राजस्थान सरकार ने अपनी एक स्कीम चला रखी है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि किसने परिभाषित किया है कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप में निश्चित और स्थायी यौन संबंध में परिभाषित एक समूह है। कि परिवार जो होता है बच्चों की, उसके अंदर उसकी पालन और पोषण भी होना चाहिए, वह व्यवस्था बनाने के लिए निश्चित और स्थायी यौन संबंध, जो जैसे विवाह एक यौन संबंध बनाने के लिए, विवाह एक ऐसा संबंध होता है कि विवाह होने के बाद आपको यौन संबंध का लाइसेंस मिल जाता है। तो उस हिसाब से इन्होंने बोला है कि जो स्थायी यौन संबंध का एक परिभाषित एक समूह है, यह डेफिनेशन किसने दी है? तो दोस्तों यह आपको याद रखनी है, यह मिकाइल एंड पेज ने दी है। ये मिकाइल एंड पेज इन्होंने बताया कि परिवार होता है सामाजिक जो संबंध होते हैं उनका एक जाल होता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने बताया जो स्थायी यौन संबंध होता है उसी से जो पालन पोषण है परिवार के बच्चों की उत्पत्ति होती है, वह इन्होंने परिभाषित किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों कि वह किसने परिभाषित किया है विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। कि विवाह एक स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। इन्होंने बोला है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्री को एक पारिवारिक जीवन के अंदर एंटर करवाने की एक इंस्टीट्यूशन है। तो यह बात किसने बोली है? तो यह बात बोली है दोस्तों ई बोगार्ट साहब ने। ई बोगार्ट साहब ने बोली है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेम क्वेश्चन वही आ गया। इसका आंसर यही होगा, मिकाइल एंड पेज हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम 50वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर दोस्तों किस आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के चुकाने की व्यवस्था होती है? तो दोस्तों हमारे जीवन के अंदर 4 जो होते हैं वर्णाश्रम होते हैं, वह आपको याद रखना है। जैसे पहला हो गया गृहस्थाश्रम, दूसरा वानप्रस्थाश्रम हो गया, ब्रह्मचारी आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम हो गया। तो इन्होंने बोला है देव का ऋण, ऋषि का ऋण और पिता का ऋण। मतलब देवता के रूप में हम पूजते हैं, ऋषि के रूप में हम उसके अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं और पिता के समान उसके अंदर हम भूमिका निभाते हैं। तो वह कौन सी व्यवस्था है? तो दोस्तों इस वर्णों के अंदर जो गृहस्थाश्रम है वह सबसे महत्वपूर्ण है और इसके अंदर ये देव ऋण भी हो गया, ऋषि ऋण भी हो गया और पितृ ऋण भी हो गया, यह चुकाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 3 नंबर इसका गृहस्थाश्रम आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि किसके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। मतलब इन्होंने यह डेफिनेशन, धर्म की डेफिनेशन दुर्खिम ने भी दी थी, टायलर ने भी दी थी, मिलिनोस्की ने भी दी थी, फ्रेजर ने भी दी थी धर्म से। लेकिन इनको जैसे धर्म को एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ रिलेट किया इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल जो बंदा होता है उसके अनुभव से जो धर्म का क्रिया का एक तरीका है, साथ की विश्वासों की एक व्यवस्था है, यह किसने बताया था? जैसे मतलब इंडिविजुअल समाजशास्त्रीय घटना किसने बताया था धर्म को? तो यह बताया था दोस्तों मेलिनोस्की ने। और मेलिनोस्की को आपको याद रखना दोस्तों, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ट्रोबियन जो समूह है, द्वीप समूह है, वहाँ पे इन्होंने अपनी स्टडी की थी और इनको धर्म के अंदर अच्छी तरीके से इनको जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दुर्किम साहब को आप जानते हो, और टाइलर साहब हो गए और जेम्स फ्रेजर हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि पीएन प्रभु के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है अपन को। तो पीएन प्रभु ने हमारे 4 जो पुरुषार्थ है वह बताए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 हमारे पुरुषार्थ बताए थे। तो अगर ये पीएन प्रभु के अनुसार भी अगर नहीं भी दिया होता पीएन प्रभु ने, ये तो अपन को एक अलग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने कि पीएन प्रभु ने अपने 4 पुरुषार्थ दिए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इनको मिलाना है दोस्तों, इनका अर्थ क्या क्या होता है।
तो सबसे हम इसके अंदर आप एक इजी सा देख लो, मोक्ष है। मोक्ष मोक्ष कब होता है? जब आदमी को मोक्ष मिलता है, मतलब उसकी मुक्ति हो जाती है, संसार से मुक्ति होती है, तभी मोक्ष मिलता है। तो डी के अंदर 4 है। तो आप ऑप्शन के अंदर देखो, फर्स्ट और थर्ड, इनके अंदर डी के अंदर 4 है। उसके बाद अपन देखते हैं धर्म। धर्म के अंदर क्या होता है दोस्तों? धर्म के अंदर हम जैसे धार्मिक कोई संस्कार करते हैं तो उसमें हम नैतिकता सीखते हैं। नैतिकता उसमें रिचुअल्स होता है। तो एक का 3 हो गया, तो दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन हो गया। अर्थ, अर्थ इकोनॉमिक्स से डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स से है अर्थ, तो अर्थ का मतलब हो गया जैसे आर्थिक संपदा हो गई, आर्थिक संपदा, अर्थ आर्थिक संपदा, उसे आप याद रख सकते हो। काम इच्छाएं, काम इच्छाएं होगी, या काम इच्छाओं को बोलते हैं वासनाएं, काम वासनाएं होती है, तो उस हिसाब से आप उसको याद रखते हो। किसी आदमी के अंदर जो वासनाएं होती है किसी को पाने के लिए, किसी काम को करने के लिए, जो वासनाएं या इच्छाएं होती है, डिजायर्स होती है, वह होगी इसके अंदर काम के अंदर। तो दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ के किस वर्ण को ट्वाइंस बोर्ड द्विज नहीं माना जाता है? तो दोस्तों हमारे जो हमारा पारिवारिक, जो हमारा धार्मिक जो वर्ण है, उसके अंदर 4 वर्ण है। उसके अंदर कौन कौन से वर्ण है? ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। तो ब्राह्मण को दोस्तों तो धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे वो, तो उनको बहुत बड़ा शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा माना जाता था, क्योंकि वह धार्मिक शिक्षाएं देते थे, पादरी वगैरह होते थे, तो उनको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता था। उसके बाद दोस्तों आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या होते थे दोस्तों? क्षत्रिय होते थे कि जो उसका प्रजा का जो शासन वगैरह है वो देखते थे, कैसे शासन चलाना है कैसे नहीं, उसके अंदर वो काम करते थे। और वैसे लोग होते थे, वह जैसे कोई किसी काम को लागू करने के लिए उन्होंने जो नीतियाँ बनाते थे, उसको जो भुजाओं का बल दिखाया जाता था, वह होता था उसके अंदर, वैश्य के अंदर। शूद्र दोस्तों, शूद्र है, शूद्र को उसके अंदर काउंट, द्विज जाति के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना। दोबारा जन्म लेना मतलब एक बार तो जन्म होता है, जिससे अपना एक बार अपना जन्म हो गया, दूसरा जन्म होता है शिक्षा के अकॉर्डिंग। आपने शिक्षा प्राप्त कर ली तो आप ब्राह्मण उच्च कोटि के माने जाओगे। उस टाइम की मैं बता रहा हूँ आपको, पहले अपने पौराणिक घटनाएं थी उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो शूद्र को सबसे नीचा माना जाता था और इसको द्विज जाति नहीं माना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया दोस्तों। उसके बाद ये भ्रष्टाचार वाला वापस आ गया, 1988 है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, जातिवाद वाला मैंने आपको करवा दिया, 1+ वाला मैंने आपको करवा दिया। अब दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थितियों के भेद को संदर्भित करने के लिए प्रदत्त और अर्जित की अवधारणाएं का उपयोग किसने किया है? तो दोस्तों प्रदत्त और अर्जित, इसको इंग्लिश में आप ऐसे याद रखना, एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड। एस्क्राइब्ड वह होती है दोस्तों, एस्क्राइब्ड परिस्थिति वह होती है जिसको आप बाय बर्थ, जन्म से ही उसको आप पाते हो। जैसे लिंग हो गया, फीमेल और मेल का लिंग हो गया, अपनी जाति होगी, कास्ट हो गई, तो ये चीज़ें, समाज हो गया, अपना देश हो गया, ये चीज़ें क्या है? एस्क्राइब्ड है। जैसे किस जाति का होगा, किस कास्ट का होगा वह, और उसका लिंग क्या होगा, उसकी आयु कैसे होगी, तो ये चीज़ें, आयु कितनी होगी, तो ये चीज़ें क्या दोस्तों, उसका रंग कैसा होगा, ये चीज़ें क्या एस्क्राइब्ड होती है। ये हम हासिल नहीं कर सकते, ये हमारे नेचुरल होती है, भगवान इसको नेचुरल बना के देता है, तो इसको बोलते हैं हम एस्क्राइब्ड। और अचीव्ड होती है दोस्तों, हम जैसे शिक्षा से, किसी समाज के अंदर हम सम्मान से, हमने मेहनत संघर्ष किया, हम अच्छी जॉब लगे तो हमने वो अचीव, एक स्थिति अचीव की है। जैसे आपने तैयारी की, बहुत बढ़िया तैयारी की, आपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन पा लिया, आपने सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन पा लिया, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर हो गया, आपका आरएस के अंदर हो गया, तो वो एक आपकी स्थिति है, मतलब आपने उस स्थिति के लिए आपने संघर्ष किया, उसको अचीव किया है। तो दोस्तों वह आती है अचीव्ड परिस्थिति के अंदर। तो यह दोस्तों हमारे जो थिंकर थे आर लिंटन साहब ने यह चीज़ बताई थी। उन्होंने बोली थी परिस्थितियाँ 2 प्रकार की होती है, प्रदत्त होती है और अर्जित होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्र सिद्धांत के समर्थक नहीं है? ये फिर से आप नहीं पे गौर करना दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, नहीं पढ़ते हैं उसके हिसाब से गलत हो सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन के 2 सिद्धांत होते हैं, एक तो उद्विकासीय जिसको हम रेखीय सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको रेखीय सिद्धांत हो गया। उसके बाद में दूसरा हो गया दोस्तों, जो रेखीय सिद्धांत किसने किसने दिया था? कार्ल मार्क्स हो गए और वेबर हो गए, और जो हमारे क्या नाम है,
टोइन भी इसके अंदर आ गए। उसके बाद उद्विकासी के बाद के अंदर दूसरा दिया था चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत क्या है? चक्र मतलब जैसे एक बंदे का जन्म हो गया, फिर वह जन्म होने के बाद में पहले वो भ्रूण था, फिर उसका जन्म हुआ, दुनिया में आया वो, फिर वो किशोरावस्था आई उसकी, फिर उसकी युवावस्था आई, उसकी प्रौढ़ावस्था आई, फिर उसकी वृद्धावस्था आई, फिर वापस से वो मतलब उसकी मृत्यु हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया उसको, फिर वापस ने उसने पुनर्जन्म लिया। तो ये एक चक्र चलता रहता था, उसको बोलते हैं चक्रीय सिद्धांत बोला जाता था इसमें सामाजिक परिवर्तन का। तो यह किस किस ने दिया था दोस्तों? यह 4 वैज्ञानिकों ने दिया था। आपको नाम याद रखने, स्टोप, STOP, यह इसकी एक ट्रिक है, यह आपको याद रखनी है। एस का मतलब होगा दोस्तों सोरोकिन, टी का मतलब होगा दोस्तों टाइनबी, ओ का मतलब हो गया ओसवाल्ड स्पेंगलर, पी का मतलब हो गया पेरेटो। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। और इसके अंदर जो डेंड्रोप है ये संघर्ष परिप्रेक्ष्य के थे। तो डेंड्रोप कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, पर्सपेक्टिव होता है, उसके वो थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो गया 3rd नंबर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, वर्ग चेतना की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो वर्ग चेतना की अवधारणा से कौन संबंधित है, यह चीज़ आपको याद रखनी है। तो वर्ग चेतना, वर्ग इटसेल्फ, वर्ग माई सेल्फ, तो यह जैसे क्लास इटसेल्फ एंड क्लास माई सेल्फ, यह जो दिया था वह दिया था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। यह सबसे इजी क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का, यह चीज़ आपको याद रखनी है। इन्होंने दिया था वर्ग के बारे में, जो भी संघर्ष का कुछ भी आ जाए तो आपको कार्ल मार्क्स ही करना है, और ये तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, तो ये कोई इतना बड़ा नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों जाति की उत्पत्ति के जो प्रजाति के सिद्धांत है वह दोस्तों जाति की उत्पत्ति के प्रजाति के 7 सिद्धांत दिए गए हैं। इसके अंदर जैसे अपन को 4 दे रखे हैं, रिजले, सेनाट, नेस्फील्ड, हट्टन। तो जो रिजले थे, रिजले ने जाति का प्रजाति सिद्धांत दिया था दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिजले साहब ने प्रजाति सिद्धांत दिया था, और प्रजाति सिद्धांत को हमारे जो GS घुर्ये साहब है, मजूमदार जी है, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखनी है। और एक ये जैसे हो गए हमारे नेस्फील्ड, तो दोस्तों नेस्फील्ड ने क्या दिया था? नेस्फील्ड ने दिया था दोस्तों व्यावसायिक सिद्धांत। व्यवसाय के अंदर जो होता है वह इन्होंने व्यावसायिक सिद्धांत दिया था। जाति का उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? नेस्फील्ड ने। यह चीज़ भी आपको याद रखनी है, नेस्फील्ड ने दिया था व्यावसायिक सिद्धांत, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में हट्टन आ गए दोस्तों, हट्टन, सेनाट और हट्टन आ गए। सेनाट ने क्या दिया था दोस्तों? सेनाट ने दिया था धार्मिक रिलीजियस थ्योरी दी थी, वह दी सेनाट ने दी थी दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि रिलीजियस वाले जो थ्योरी है वह दी थी इन्होंने। तो उसके बाद में एक अपने पास आ गए रिजले हो गए, सेनाट हो गए, और क्या नाम है, नेस्फील्ड हो गए। तो यह चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है। एक इसमें जो मानक सिद्धांत है दोस्तों वह भी होता है मानक सिद्धांत, जो हट्टन साहब ने दिया था। जो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है हट्टन, यह इन्होंने दिया था दोस्तों आदिम संस्कृति या मानक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रिमिटिव कल्चर, और मानक सिद्धांत। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ के हम चलते हैं कि ये आपको मैंने चारों बता दिए हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो चार्ल्स एलवुड ने उद्ग्रह समूह दिया था, उद्ग्रह समूह दिया था, तो ये उद्ग्रह समूह सही है दोस्तों। डोएन सैंडरसन ने प्रतिनिधिक समूह दिया था, ये भी सही है दोस्तों। FS गिडिंस ने जननिक समूह दिया था, ये भी सही है। जो लेस्टर वार्ड है ये वाला गलत है, ऐच्छिक समूह इन्होंने नहीं दिया था दोस्तों। ऐच्छिक समूह गिडिंस साहब ने दिया था, इन्होंने 2 टाइप बताए थे, जननिक समूह दिया गया था और ऐच्छिक समूह बताया था। तो इसका लेस्टर वार्ड इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और किसने समाजशास्त्र को 2 प्रमुख क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र में विभाजित किया है? 2 टाइप किसने बताए हैं? तो ये दोस्तों 2 जो टाइप बताए हैं ये कार्ल मैनिप साहब ने बताए हैं, और कार्ल मानिप साहब ने बताया है कि जो समाजशास्त्र है ऐतिहासिक और सामान्य समाजशास्त्र है, ये 2 टाइप होते हैं, इन्होंने बताया। तो ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। कार्ल मार्क्स भी आ गए, कार्ल पॉपर आ गए, कार्ल पोलोनी आ गए, ये संघर्ष से रिलेटेड दोस्तों इनको। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रॉबर्ट बी स्टेट ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया है? तो रॉबर्ट बी स्टेट ने द सोशल ऑर्डर एक बुक थी दोस्तों, इसको 1957 के अंदर इन्होंने लिखी थी,
1957 के अंदर इन्होंने लिखी थी। यह बुक थी दोस्तों। तो इस बुक के अंदर इन्होंने समाजशास्त्र की विशेषताओं की सूचीबद्ध किया है कि समाजशास्त्र एक अमूर्त है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी, 3-4 डेफिनेशन दी थी इस बुक के अंदर बताई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है? तो दोस्तों यह चीज़ समाज संघर्ष से कटा हुआ है, यह चीज़ बोली थी दोस्तों मैकआवर एंड पेज ने। तो यह चीज़ आपको याद रखनी दोस्तों। इसके अंदर दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ, मैकआवर एंड पेज। मैकआवर एंड पेज ने ये चीज़ बोली थी, मैकआवर एंड पेज, ये इन्होंने ये बात बोली थी। ये दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, कि समाज के अंदर जो संघर्ष होता है उससे कट के लोग संघर्ष नहीं हो उसके कारण वो सहयोग लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बोले थे दोस्तों। तो दोस्तों यह 19 क्वेश्चन आए थे, उसका मैंने आपको उसके आंसर की बताई है, जो अभी सेकंड ग्रेड के अंदर SST के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके 20 में से कम 15 क्वेश्चन तो सही होंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।